हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल PCS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में दक्षिण भारत से संबंधित जो चोल, चालुक और पल्लव और संगम युग से संबंधित जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, उन सारे क्वेश्चन को घटनाचक्र पूर्वावलोकन में दिए सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जो क्वेश्चन कौन से हैं। उस क्रम में हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नवीन शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो चोल साम्राज्य की नींव जो है विजयालय द्वारा डाली गई। चोल साम्राज्य की नींव जो है विजयालय द्वारा डाली गई। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी के लगभग तंजौर यानी कि वर्तमान में देखें तो तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया। और इस समय पल्लवों और पांड्यों के बीच जो निरंतर संघर्ष चल रहे थे, और इसी क्रम में पांड्यों की निर्बलता की स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया और उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर भी बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज के क्रम का जो दूसरा क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है, अभी हमने पढ़ा विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो है 67 BPSC में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये जो है बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूनों में जो तंजौर के शैव मंदिर जो कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो है उसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था, इसीलिए उसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोच्चतम नमूना है। इसका विशाल प्रांगण 500 और 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी के एकात्मक विशाल मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली बात हमारे लिए है कि वो है एकात्मक, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो हमने अभी पढ़ा राजराज प्रथम के शासनकाल में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला है। विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट या होयसल, कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग में। तो जो चोला का साम्राज्य फैला था वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत था। ठीक है, प्राचीन काल में जो ये भूभाग थे वो तमिल प्रदेश का निर्माण करता था, जिसमें कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग शामिल थे। अगर कहें तो उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि जो है चोलों का अधिकार था। इस क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, चोलों की राजधानी कहाँ थी। तो वो अभी देखा हमने तंजौर में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार या कर संग्रह प्रणाली का सस्ता उचित होना। तो हमारा जो चोल साम्राज्य की जो मेन प्रशासन की विशेषता थी वो थी कि वहाँ की जो प्रशासन था वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता पर निर्भर करता था। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता में से एक ये थी, वह एक असाधारण शक्ति और क्षमता वाले चोल शासक थे।
जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत के लिए। तो हमारा यही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किस लिए? ग्रामीण सभाएं, धार्मिक विकास, राष्ट्रकूटों से युद्ध और लंका से व्यापार। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ग्रामीण सेवाएं, ग्रामीण सभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ये था चोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय व्यवस्था ग्राम स्वायत्तता थी? तो ये चोल की थी। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था तो चोल। देखिए कितने बारंबार ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चोल था। ये देखिए लेटेस्ट 66 बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों से मिले हैं वो क्या है? उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हमें परातंक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी। ठीक है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वो जो है टोटवारियम देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों में पांड्य तथा चेर शासकों की पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकाल समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये जो है हमारा सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और क्षेत्रों को जीता। तो ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना परातंक प्रथम ने की थी। ठीक है, उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि भी धारण किया था। राजराज प्रथम के तंजौर अभिलेख के अनुसार सिंघल यानी कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य पर आक्रमण कर दिया, वर्तमान में केरल, और कंडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम और उसके पुत्र जो राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और उस क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवकृति प्रायः किससे मिलती है? जो चतुर्भुज है, जो देवकृति मिलती है वो चतुर्भुज है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया और पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव के मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना मानी जाती है? तो वो जो है नटराज की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी? तो वो जो है नटराज की शिव प्रतिमाएं जो कांस्य से निर्मित प्रतिमाएं थी वो ज़्यादा विख्यात हुई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य किस कला का उदाहरण मिलता है? तो ये जो है चोल कला का उदाहरण मिलता है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित की गई हैं? तो वो इसे शिक्षक के रूप में प्रदर्शित की गई है, यानी कि शिव को गुरु के रूप में प्रदर्शित की गई हैं। शिव इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हुए
माने गए हैं। नटराज कृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये हमारा सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का, तो ये हमारा सही है। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये जो है कुलोत्तुंग प्रथम के काल में, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल जो है चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चोल ही थे। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया जो कि चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंघल और मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये जो है किसी चालुक्य, चोल और कंदव या कलचुरी प्राचीन हिंदू राजवंशों में अपने जीवन काल में ही युगों का चुनाव करते थे, उसके बाद उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो हिंदू राजाओं में पहले ही कर दिया जाता था, बाकी चोल राजाओं के काल में ये जो है प्रत्यक्षता सही दिखाया गया है। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? वो कौन है? तो वो जो है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गंगैकोंडचूलमपुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने की। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील का निर्माण कराया? तो वो भी राजेंद्र ने ही कराया था, राजेंद्र प्रथम ने ही। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये जो है राज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल का पुत्र अरिमोलिवर्मन था, जो 1985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो ये जो है राजराज प्रथम ने प्राप्त की थी। चोल राजराज प्रथम ने सिंघल यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोल्लेनरुवा को राजराज शैव मतावलंबी था, जो शिव पादशेखर की उपाधि धारण किए हुए था। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो जो है राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो जो है कुलोत्तुंग प्रथम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों के अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, तो हमारा ये सही है। चोल शासकों ने मंदिरों के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो और इन दोनों का जो है व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा सही स्टेटमेंट जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35, निम्नलिखित में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से जो संबंधित है नाना देशी और मणिग्राम, ये दोनों जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है।
तो हमारा सही आंसर होगा सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता है? तो ये जो है तगर था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा बेंगी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के सबसे महान शासकों में सबसे सर्वाधिक योग्य शासक था और 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया इसने। और उसकी उपलब्धि का विवरण जो है हमें एलो प्रशस्ति से हमें प्राप्त होता है। एलो प्रशस्ति से हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये चालुक्य में। चालुक्य शासनकाल में महिलाओं को जो है उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई जो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वो एक अच्छी कवयित्री थी। विक्रमादित्य ने अपने छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दे दिया था। तो पहले जो राजा महाराजा थे तो वो दान में देते रहते थे ऐसे ही। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उनके साथ रक्तपुर में स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश का जो विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक संचालन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो है वातापी में थी। बगलकोट जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बदामी है, जो 6वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये जो है ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में कालिदास के नाम जो है उल्लेख मिलता है। एलो प्रशस्ति बदामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है। इस लेख की भाषा जो है संस्कृत और तथा लिपि जो है दक्षिण ब्राह्मी लिपि है। इस लेख की रचना जो है रवि कीर्ति ने की है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ होता है? तो ये हमने भी देखा, पुलकेशिन द्वितीय के एलो अभिलेख से प्राप्त होता है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने भेजा था, न कि द्वितीय ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने 630 से 668 में पल्लव वंशीय शासक था, जो कि 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा की सहायता मिली थी। अतः उसने वानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार अपनी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक है। किसके लिए घोतक है? काली मिर्च के लिए। भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोमानियों को बहुत प्रिय था, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। मरीच को यवन प्रिय। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित था? तो ये जो था आर्य से। हल्बी जो है भाषा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि भूभागों में बोली जाने वाली भाषा थी, जो कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का एक हिस्सा था। इसे उड़ीसा और मराठी भाषा के विकास यात्रा के मध्य संक्रमणकालीन के रूप में माना जाता है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो ये जो है व्याकरण और महाकाव्य से संबंधित है। व्याकरण और काव्य से संबंधित है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम के प्रणयकर्ता जो है तोल्काप्पियम ऋषि अगस्त्य के
12 योग्य शिष्यों में से एक था। यह तमिल व्याकरण है। इसकी रचना सूत्र जो है शैली की गई है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम क्या है? तो ये जो है तमिल व्याकरण है, ऑप्शन नंबर बी। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य क्या है? तो ये व्याकरण है, हमने देखा। द्वितीय संगम के दौरान एकमात्र संकलित प्रमुख ग्रंथ तोल्काप्पियम है, जो तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के साथ साथ इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि तमिल देश में आर्यों ने ही अनेक विधियों से युक्त एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह की प्रथा को शुरू किया था। ठीक है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? तो ये जो है इंगलो है। शिल्पाधिकारम के लेखक जो है इंगलो अडिगल हैं। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक जो है चोल नरेश करिकाल का पौत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सम्मिलित करना है और उसके सही उत्तर को हमें बताना है। तो तिरुकुल्लर, तोल्काप्पियर और शिल्पाधिकारम और मणिमेकलय, तो हमने अभी 2 पढ़ा है। देखिए तोल्काप्पियम और शिल्पाधिकारम, तो बताइए उसे क्या सर? तोल्काप्पियम जो है व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, तो हम बी का 4 जो है मैच कराते हैं। देखिए बी का 4 हम मैच कराते हैं तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो देखिए हमें एक ऑप्शन पता था और हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। तो आप इसमें ये देखेंगे एग्जाम में कि चारों आपको चेक नहीं करना है, 1 2 आप चेक करिए, जो आंसर वहाँ डायरेक्ट मिल जाए आंसर लगा के आगे बढ़ जाना, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तिरुकुलर जो है दर्शन से संबंधित पुस्तक है। तोल्काप्पियम हमने देखा व्याकरण से, और शिल्पाधिकारम जो है प्रेम कथा, और मणिमेकलय जो है वणिक कथा से है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। तो उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? तो वो है तिरुमुराय। ठीक है। नेक्स्ट है परंपरा के अनुसार अलवरों और नायरों की संख्या कितनी थी? तो अलवरों की संख्या जो थी वो 12 थी और नायरों की संख्या जो है 63 थी। अलवर किसे कहते हैं, नैनार किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये जो है हमारा जो सही आंसर है वो भी है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये जो है हमें अरिकामेडु से प्राप्त होती है। अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, जो पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी नामक ग्रंथ में इसे पेडुके कहा गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान था? तो वो जो था अरिकामेडु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के लेखक हैं? तो ये जो है अरिकामेडु। तो इस प्रकार जो है हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो श्रृंखला चल रही है वो कई आपके दोस्त जो मित्र हैं वो भी इसका लाभ ले पाएँ और हमें एक सपोर्ट भी मिले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आप सब का मेरे प्रति एक साथ है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एम्फोरा जार होता है। एम्फोरा जार क्या होता है? तो एम्फोरा जार जो है लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। एम्फोरा जार, एम्फोरा जार जो है एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्तेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वो जो है कदम्ब का नहीं हुआ है। चेर, पांड और चोल का जो है संगम साहित्य में वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो वो कौन नहीं था? पल्लव नहीं था। चेर, चोल, पांड हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में किया गया? तो ये जो है तमिल भाषा में किया गया। कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है और लघु वेद भी माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की है। अनुश्रुतियों के अनुसार तिल्लुवरुर ब्रह्मा के अवतार थे। तिल्लुवरुर जो है ब्रह्मा के अवतार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो अभी हमने पढ़ा कुरल को जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम और रामावतारम का लेखक है? तो ये जो है कंबन है। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम और रामावतारम तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि IAS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित अपना विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो ये सही है। कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायतन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो ये भी हमारा जो है सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 1 और 2। इसमें देखिए दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और उसके नीचे दिए गए कूट का हमें सही चयन करना है। ऑप्शन नंबर A गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। ठीक है, तो गुप्त कौन थे? ये जो है देवगढ़ इसकी राजधानी थी। चंदेल की जो थी वो खजुराहो थी और चालुक्य की जो थी वो बादामी थी और पल्लव की जो है वो पनमलय था। तो A का फोर्थ देखिए A और B में दिया हुआ है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चंदेल B का 3, तो B का 3 जो है ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन A। ठीक है, तो आप लोग ने अभी तक जितना देखा होगा कि अगर आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन में अगर दो का भी आंसर अगर पता है तो आप 80-90% चांस है कि आप वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वो जो था मणिग्रामम था। मणिग्रामम। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे जैसे मणिग्रामम, बलंजियर आदि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था।
तो जो कुछ कुछ पॉइंट हैं वो आप सभी ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करें। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तलकोलम का युद्ध हुआ चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तलकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कृष्ण जो III थे, इन्होंने उपलक्ष्य में तंजौकोंड की उपाधि धारण की। ठीक है। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी नहीं, बख्तियार खिलजी नहीं, और मोहम्मद गौरी नहीं, और मलिक गफूर नहीं। हालांकि मलिक गफूर जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था वो जीता भी था, लेकिन कहीं भी इतिहास में हमें जो है चोल के साम्राज्य के अंत की व्याख्या नहीं कही गई है। वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते गए हैं, लेकिन कहीं भी चोल साम्राज्य जो है पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा हमें कहीं इतिहासकारों में नहीं मिलता है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये जो है कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर जो है संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बड़ा केंद्र था। इसका विवरण जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयनजीरल किस वंश के से संबंधित है? ये जो है चेर वंश से संबंधित है। उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। यह संगम युग का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अनुश्रुतियों के अनुसार अगर बात किया जाए तो इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? पांड्य राज्य की जीवन रेखा तो वो जो है व्यंगी है। पांड्य राज्य के जीवन रेखा व्यंगी नदी से है। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित इसमें आधुनिक तमिलनाडु के मदुरै और तिरुनेलवेली के जिले और केरल के कुछ भाग को शामिल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गुट की सहायता कीजिए से चुनिए। तो ये जो थे कोकय थे, पुहार नहीं थे, तोंगी नहीं थे, तो मुसीरी थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 जो हमारा दिया है केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन 73 क्वेश्चन। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहार और मुरीची किस रूप में विख्यात थे? तो ये जो है पत्तन के रूप में विख्यात थे। पत्तन मतलब बंदरगाह। पुहार दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु का प्रमुख शहर है। यहाँ प्राचीन काल में प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था, जिसे कावेरी पट्टिनम और कावेरी पट्टिनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है 74 नंबर। संगम कालीन साहित्य में कौन को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये जो है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय संगम हुआ था, ये कब हुआ था? मदुरई में हुआ था। ठीक है। तो संगम साहित्य में तीन बार जो है संगम हुए हैं। तो वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ हुए हैं, आइए देख लेते हैं। 3 संगम ये है जो राजस्थान है और अध्यक्षता। तो प्रथम संगम जो है मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम जो है कपाटपुरम में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है अगस्त ऋषि में तुल्कापियम हुए थे। और थर्ड जो है मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है नकीरर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो वो जो है अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 से मिलाइए।
ठीक है। तो चालुक्य जो है बादामी इसकी राजधानी थी। पल्लव की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। हर्ष की राजधानी जो थी कन्नौज और पांड्य की राजधानी मदुरई। तो हमारा इस प्रकार ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था और आप वीडियो में बने रहें अभी तक, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मेरा प्रयास है कि जो एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक मार्केट में उपलब्ध होंगे उसका मैं वीडियो फॉर्मेट में आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप अगर बुक नहीं ले पा रहे हैं या बुक से पढ़ने में आपको समस्या आ रही है, समय नहीं है, तो आप जहां हैं वहीं रहकर अपने काम को करते हुए भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उस बुक को कवर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।